जुड़ी 25 खबरें आपने देखी और अब वॉर से संबंधित खबरें आपको हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, उत्तरी इजराइल में ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ये लेटेस्ट अपडेट है और बड़ी खबर है। उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें ईरान ने दाग दी हैं। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। इस बीच ये भी जानकारी दे दे, ईरान के सैन्य ठिकानों पर घातक हवाई हमले की यह जानकारी है। वायुसेना ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही है, आईडीएफ का ये बयान है, यानी इजराइल का। देखिए, ईरान ने 40 मिनट में 15 मिसाइलें दागी हैं, ऐसा आईडीएफ का कहना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने इजराइल के उत्तरी हिस्से की तरफ कई मिसाइलें दागी हैं। इन इलाकों में सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। बताया ये जा रहा कि बंकर की तरफ भागते हुए कई लोग इसमें घायल भी हो गए। आईडीएफ ने बताया है कि इस समय वायुसेना ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रही है और जहां जरूरी है वहां जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। बता दें आपको कि ईरान ने इजराइल पर अपने ताजा हमले में करीब 15 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बताया है कि सभी मिसाइल हमले करीब 40 मिनट के दौरान एक एक करके किए गए। यह 13 से अब तक युद्ध में ईरान के सबसे लंबे मिसाइल हमलों में से एक था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। उत्तरी इजराइल पर किस प्रकार से ईरान ने टारगेट किया, उससे जुड़ी यह जानकारी है। एक एक करके कई मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। इनमें कौन कौन सी जगह वो हम आपको बता देते हैं। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, डेजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। लेकिन सेना ने बयान जारी किया, बताया है कि ड्रोन हमलों के माध्यम से ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर हमने नष्ट किए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियां, अंडरग्राउंड बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मीस ड्रोन को भी मार गिराया है। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया, वहां बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट जो थे वो तबाह कर दिए गए। इसके अलावा इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। तो एक ये भी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने इजराइल पर सोमवार दोपहर मिसाइल अटैक किया है। ये जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी इजराइल के अशदोद इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। उसकी टीम इस इलाके में कार्य कर रही है। तो जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनय कुमार ब्याला जी कनेक्ट हो गए। उनसे हम बातचीत करेंगे। ब्याला जी, बहुत स्वागत है आपका सर, और समय देने के लिए आपका आभार। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार का भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है, अमेरिका ने अटैक किया, उसको अब काफी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार के पलटवार की कोई चीज दिखाई ईरान की तरफ से नहीं दे रही है। वो घूम फिरकर इजराइल पर अटैक लगातार कर रहा है। किस प्रकार से आप इस संघर्ष को देख पा रहे हैं ब्याला जी? देखिए, वर्तमान स्थिति में हम लोग कहते हैं कि शब्द इस्तेमाल करते हैं स्टेलमेट। कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा जी। डैमेज दोनों तरफ हो रहा है। तुलनात्मक डैमेज ईरान का ज्यादा हो रहा है। मैंने पहले भी कई बार अपने डिस्कशंस में कहा, जब भी कोई युद्ध होता है उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होते हैं, बड़े लेड आउट होते हैं। ईरान के, इजराइल के जो और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कई बार डिफाइन कर चुका हूं। और अब मैं बात करता हूं कि ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है जी। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है, हमने ये हासिल करना है जी। तो इजराइल ने जो लक्ष्य बनाए थे उसमें जो मैंने कई बार कहा भी है कि उसके लक्ष्य थे कि उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, उसकी जो सामरिक क्षमता है उसको डिस्ट्रॉय करना, और अल्टीमेटली वहां एक अल्टरनेटिव रिजीम को लेके आना, जो इजराइल और अमेरिका की एक डिजायर है। आज अमेरिका ने कहा है और इजराइल ईरान के लोगों को वो किया है कि आप एक नया ईरान बनाइए। दूसरी तरफ ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, मेरा मिलिट्री माइंड कहता है कि ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ईरान क्या हासिल करना चाह रहा है। डेली 100 रॉकेट फायर करने से और 10 बिल्डिंगें गिराने से उसको क्या हासिल होने वाला है। ईरान अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकता है। ईरान अपने जो उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनके माध्यम से
अमेरिका के ऊपर हमले करा सकता है। ईरान अपने यहां से एरियल या कोई किसी प्रकार का जो हमला है वो अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकता। आपने सर कहा कि ईरान को इससे क्या प्राप्त हो रहा है, लगातार मिसाइलें दाग कर, जाहिर तौर पर वाजिब सवाल है, लेकिन सर अमेरिका को क्या प्राप्त हो गया 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। अमेरिका को सबसे बड़ा चीज जो हासिल हुआ है, देखिए आप अगर इतिहास में जाएंगे, इजराइल जब से बना 48 से बहुत से इस्लामिक वर्ल्ड के देशों ने आधे से ज्यादा देश तो विड्रॉ कर चुके हैं उस कन्फ्रंटेशन को। ईरान का ये कहना है कि हम इसको रहने नहीं देंगे। तो ईरान जो है इजराइल के जो उसका अस्तित्व है उसको समाप्त करना चाहता है। कोई देश किसी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरा, एक गैर जिम्मेवार देश जिसको कोई पेशेवर नेता नहीं चला रहे, उसको मुल्ला चला रहे, जिसको हम इंग्लिश में क्लर्जी कहते हैं, और मुल्लाओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन जो इस्लामिक नियमों के हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ वेदों के हिसाब से शासन नहीं चलता है, और इनके यहाँ ये हर जगह इस्लाम को लेके आते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, शरिया के हिसाब से हर चीजें करने की कोशिश करते हैं। जी, तो यूरोपियन वर्ल्ड को, अमेरिका को और खासतौर से इजराइल अब स्पष्ट लीजिए तो इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी ही है। और तो अगर उनको ये लगेगा कि किसी प्रकार के एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर अगर ईरान के हाथ में आई, उससे न सिर्फ अमेरिका को, इजराइल को, पूरे वर्ल्ड को खतरा है। जैसे आपने देखा पहले जब पाकिस्तान हमारा आपसे दूर हुआ, उससे पहले पाकिस्तान का हर इवन उनका भिखारी भी कहता था हमारे पास बम है, हमारे पास बम है, हमारे पास बम है। अब जब उसको मार पड़ी तो उसने बम का नाम भी लेना बंद कर दिया। तो किसी गैर जिम्मेवार नेता या गैर जिम्मेवार राष्ट्र के हाथ में एटॉमिक पावर होना विश्व के लिए खतरा है। और खास तौर से देखिए वर्ल्ड को डोमिनेट विशेष तौर पर तो सर इजराइल के लिए खतरा है, क्योंकि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आया तो ना जाने कितने आतंकवादी संगठन हैं उधर के, उन सब के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे, फिर तो ये बहुत अजीब सी चीज़ होगी। खैर शायद इसीलिए अमेरिका भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध करा। लेकिन सर आज ये खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका के द्वारा किए गए अटैक के बाद में ईरान की ये भागा दौड़ी, विशेष तौर पर रूस की तरफ, इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या कुछ बड़ा पक रहा है? ईरान कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए? इसकी कोई गुंजाइश आपको दिखती है या रूस इसमें हाथ बिल्कुल नहीं डालेगा? देखिए, मैंने कई डिस्कशन में कहा, रूस अपनी समस्या का पहले समाधान कर ले। रूस ने एक छोटे से देश को जब हमला किया तो हम लोगों को लगता था कि शायद यूक्रेन की लड़ाई 1 महीने चलेगी, 1.5 महीने चलेगी। उससे पहले अजरबैजान नगोर्नो काराबाख की लड़ाई हुई थी, 1 महीने में अजरबैजान ने उसको हरा दिया था। हमको भी लगा था कि रूस इस छोटे से देश को, लेकिन रूस आज 2.5 साल से लड़ रहा है, वो उसको हरा नहीं पाया है। रूस की अपनी समस्याएं हैं, और मैंने कई बार बात कही है, लोग टीवी चैनल पे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3। देखिए, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। कोई देश किसी देश के लिए लड़ने नहीं आ रहा है। अगर ईरान के राजनेता जाके रूस से मिल रहे हैं, वो सिर्फ मध्यस्थता के मिल रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसी पर, क्योंकि ईरान का मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर कि अंततः टेबल टॉक होगी या टेबल टॉक नहीं भी हो तो ये जो शांति की बात हो रही है उसी दिशा में जो है ये चीजें जाएंगी। 2 धड़ों में ना दुनिया बट रही है, ना कोई विश्व युद्ध जैसा कोई माहौल आप बनता देख पा रहे हैं, आप जैसे तमाम एक्सपर्ट्स। लेकिन सर आपने बातचीत की उसके लिए आपका बहुत आभार, समय दिया आपने उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच आपको। लेकिन बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से जुड़ी हर एक अपडेट सुदर्शन न्यूज आप तक लगातार